कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 52 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 52 में 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। इट इज़ मेनली अबाउट ओसिलेशंस इन स्प्रिंग और उसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक ओसिलेशंस इन स्प्रिंग ही है, जो कि पेज नंबर 51 पे जिसकी हेडिंग आ गई थी, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक पेज नंबर 52 में ही कवर्ड है। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग के ओसिलेशंस की बात करेंगे। तो इसमें क्या एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना है, इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग के ओसिलेशंस का। इसके बाद अगर दो स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। तो ये एक टॉपिक है, स्प्रिंग्स इन सीरीज। उसके बाद अगर दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तब उनका स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, एक ये टॉपिक है। तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल। उसके बाद कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि कोई लिक्विड कॉलम में ओसिलेशंस होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना। कोई फ्लोटिंग बॉडी है, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल्ड है, तो उसमें आपने एक कोई फ्लोटिंग बॉडी है, उस फ्लोटिंग बॉडी को थोड़ा पुश करके छोड़ देंगे तो उसमें ओसिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। इसके बाद टनल, एक अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ एक टनल बनाया जाए फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस, पूरा कंप्लीट पास होता हो अर्थ के सेंटर से अर्थ के एक साइड से, स्फीयर के एक साइड से सरफेस से दूसरे साइड तक पूरा, दूसरे सरफेस तक, दूसरे साइड के सरफेस तक पूरा पास ऑन होना चाहिए। इस तरह का टनल अगर बनाया जाए और उसमें कोई एक स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाए तो वो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एक्सप्रेशन है। और इसके बाद एक मेजर टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। अभी हमने पीछे पेजेस में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन। अब यहाँ पे एक वेव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इक्वेशन की हेल्प से। तो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है विच इज गोइंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो ऐसी वेव भी होती हैं जो विच डज नॉट ट्रेवल, उन्हें स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो हम यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं, यानी कि ए वेव विच इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो ऐसे वेव के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको किस एक्सप्रेशन से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। देन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। एक फेज डिफरेंस एक एंटिटी है, एक पाथ डिफरेंस एक एंटिटी है। तो ये समझ लेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय पाथ डिफरेंस, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है ये। और इसके बाद है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो ये तो मोस्टली नेक्स्ट पेज पे कवर होगा, तो वहीं पे नेक्स्ट पेज के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनमें एक रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन इसमें डिड्यूस करेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो चलिए इस पेज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ओसिलेशन इन ए स्प्रिंग। तो इसमें ओसिलेशन इन ए स्प्रिंग, इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। दो तरह की सिचुएशन हो सकती है इसमें भी, एक हॉरिजॉन्टल ओसिलेशन हो सकते हैं, वर्टिकल ओसिलेशन हो सकते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय दैट। एक स्प्रिंग लिया आपने, स्प्रिंग के दो एंड्स होते हैं, एक एंड को आपने किसी रिजिड सरफेस के साथ में कनेक्ट करके रख दिया, फिक्स करके रख दिया। तो आप ये जो प्लेसमेंट है इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, वर्टिकल भी रख सकते हो। तो सपोज एक टेबल है, तो टेबल के ऊपर आपने स्प्रिंग को रखा हुआ है और स्प्रिंग के एक एंड को इधर एक वॉल के साथ में कनेक्ट कर रखा है और दूसरा एंड ओसिलेट करने के लिए फ्री है। इसके साथ में एक कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट मास अटैच कर दिया विच इज फ्री टू मूव। तो इसमें जब आप इस m मास को डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो आप इसमें ओसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे, और ये ओसिलेशंस की जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो सच एन ओसिलेशन इज, सच ओसिलेशंस आर हॉरिजॉन्टल। और इसी का वर्टिकल भी हो सकता था कि आपने स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग किया है, छत से कोई हुक है छत में, उसके साथ में आपने अटैच कर दिया स्प्रिंग के एक एंड को, और जो नीचे वाला एंड है उसके साथ में मास का ब्लॉक अटैच किया और इसको आप डिस्प्लेस करके वर्टिकल डायरेक्शन में छोड़ोगे तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ओसिलेशन से स्टार्ट होंगे। तो ये वर्टिकल भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन दोनों में रिजल्ट सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप कोई सा भी सिचुएशन के लिए ओसिलेशन स्टडी करते हैं। तो हम देखिए सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है रिस्टोरिंग फोर्स इन ओसिलेशंस इन स्प्रिंग। तो ये हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी होता है तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स तो होती है।
रिस्टोरिंग फोर्स के बिना तो SHM होना पॉसिबल नहीं है। तो स्प्रिंग के केस में जब स्प्रिंग में ऑसिलेशंस होते हैं तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है F इज इक्वल टू माइनस KX। इसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक बड़ा सिंपल सा है, एक बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के लिए F इक्वल टू माइनस KX। और ये तो इतना फंडामेंटल है कि इसका कहाँ से आया, कैसे आया, हुक्स लॉ से आया, ये सारी चीज़ें। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्शन में अपोजिट होती है, इसलिए माइनस साइन है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया विच इज़ k, विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल फंडामेंटल बात है। F इज इक्वल टू माइनस KX वेयर F इज रिस्टोरिंग फोर्स in the spring, K is spring constant and X is displacement and in displacement at any time। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे स्प्रिंग में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप जो एक्सप्रेशन यूज करोगे F इक्वल टू ma यूज कर लोगे, तो उसमें एक्सेलरेशन निकाल लो, A के लिए सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, A इज इक्वल टू F अपॉन m मिल गया आपको। तो ये मैंने यहाँ पे पेज नंबर 52 पे सबसे पहला एक्सप्रेशन यही लिखा है, A इज इक्वल टू F बाई m। अब इसमें जो F की वैल्यू है, जो F इक्वल टू माइनस KX होता है, वो वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो यू गेट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू माइनस KX अपॉन m। दिस इज द रिलेशन बाय विच यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कभी निकालना है स्प्रिंग ऑसिलेशन के केस में तो आप इससे निकाल सकते हो, A इज इक्वल टू माइनस KX अपॉन m से। अच्छा, टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए भी इस एक्सेलरेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो टाइम पीरियड निकालना हो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन आपको बता रखा है, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। किसी भी केस के सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप हमेशा इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ स्प्रिंग के लिए और मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एट एनी टाइम इज x और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला ऊपर माइनस KX बाई m। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। T इक्वल टू 2 पाई एक्सप्रेशन जो मुझे मिला, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन माइनस KX अपॉन m। तो इसमें x से x कैंसिल हो गया और माइनस सिंबल मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया क्योंकि मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। तो आई गेट एन एक्सप्रेशन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू टाइम पीरियड ऑफ oscillations in a spring। तो what are the physical parameters here? T is time period, m is mass of the block attached with the spring and k is spring constant या spring factor भी कहते हैं इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशन ये बनती है कि दो स्प्रिंग को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ द टू डिफरेंट स्प्रिंग्स। जैसे आपने एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनी, इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आप कैलकुलेट करना चाहते हो और ये K1 K2 की टर्म्स में ऑफ कोर्स फाइंड आउट करना है क्योंकि गिवन क्वांटिटीज तो K1 K2 ही है, नॉन क्वांटिटीज। तो K1 K2 की टर्म्स में इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारा टास्क है। तो इसको और सीरीज का हम कनेक्शन लेके चल रहे हैं पहले, इसके बाद में पैरेलल का कनेक्शन लेके चलेंगे। तो इस सीरीज में आपने दोनों स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर दिया तो क्या चीज कॉमन होगी इसमें? इसमें पहली स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा x1 प्रोड्यूस होगा से, और दूसरी स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा x2 प्रोड्यूस होगा। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का समेशन होगा। ये इसमें फंडामेंटल चीज है जिसकी हेल्प से इसे सोल्व करना है, यानी कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का समेशन होगा। तो अब x1 और x2 की वैल्यूज आप पहले फाइंड आउट कर लो। x1 is displacement in first spring and x2 is displacement in second spring। तो x1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जो मैंने तरीका बताया है वो है f1 k1 f1 is equal to k1 x1 ये होता है। तो वहां से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस f1 अपॉन k1। और इसी तरीके से सेकेंड स्प्रिंग के लिए
F2 इज इक्वल टू माइनस K2 X2, तो वहां से X2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस F2 अपॉन X2, ठीक है। और अब x इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x1 प्लस x2 में इसे सब्सटीट्यूट करो, तो x1 की वैल्यू इसमें आपने सब्सटीट्यूट की माइनस F1 अपॉन K1, और x2 की वैल्यू आपने इसमें सब्सटीट्यूट की माइनस F2 अपॉन K2, और ये जो x है LHS में, इसकी जगह पे भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग का फोर्स और उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो फोर्स तो दोनों स्प्रिंग पे एक ही है, क्योंकि आपने पहली स्प्रिंग जो ऊपर कनेक्टेड थी तो उसके नीचे दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड थी, तो इनके ऊपर अलग अलग फोर्स तो लगा ही नहीं है। नीचे पहले वाली स्प्रिंग के लोअर एंड से नीचे वाली स्प्रिंग कनेक्ट है, और नीचे वाली स्प्रिंग के लोअर एंड के साथ में मास m मास का ब्लॉक कनेक्ट है। तो जो m मास के कोरस्पोंडिंग फोर्स है यानी कि उसका वेट यानी कि mg, वही पहली स्प्रिंग पे भी लगा हुआ है और वही दूसरी स्प्रिंग पे भी लगा हुआ है, और इक्विवेलेंट स्प्रिंग पे भी वही है। तो इसका मतलब दिस F1 एंड F2 आर नो टू डिफरेंट फोर्सेस, तो इन दोनों की वैल्यू F ही है, और जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए हम F अपॉन K लेने जा रहे हैं वहां पे भी F ही लेके चलेंगे, क्योंकि फोर्स तो वहां पे भी उतना ही है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग पे भी इतना ही फोर्स लगी है। हम यही तो मान के चल रहे हैं कि इन दोनों इक्विवेलेंट स्प्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, द स्प्रिंग बाय विच यू कैन रिप्लेस दीज टू स्प्रिंग्स, वन सिंपल स्प्रिंग बाय विच यू कैन रिप्लेस दीज टू स्प्रिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगी, F ही लगेगी ऑफ कोर्स। तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस F अपॉन K, और इधर भी F1 और F2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू F ही रख दी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपको आसानी से एक्सप्रेशन मिल गया 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो याद रख लेंगे इस बात को कि अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है वो 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 मिलता है, दैट्स इट। अच्छा, अब पैरेलल का केस लेते हैं। अगर दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तब उनका स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या सिचुएशन होती है। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज करना है, बिल्कुल फंडामेंटल बात जो यूज करनी है वो ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स दोनों फोर्सेस के समेशन के बराबर होती है। पहली स्प्रिंग में जितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है और दूसरी स्प्रिंग में जितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है, वो दोनों फोर्सेस का समेशन आप करें तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग वो मिलेगी आपको। तो ये इसमें जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट वो यूज करते हुए इसको कैलकुलेट किया जाना है। तो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग आपने इसके लिए लिख लिया, F1 इज इक्वल टू माइनस K1x। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स इन सेकंड स्प्रिंग, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लिया F2 इज इक्वल टू माइनस K2x। और अब लिखा टोटल रीस्टोरिंग फोर्स। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जैसे कि मैं बोल रहा था कि इन दोनों रीस्टोरिंग फोर्सेस के समेशन के बराबर होगा, तो F इज इक्वल टू माइनस K1x माइनस K2x, और F को भी आपने रिप्लेस कर लिया माइनस KX से, वेयर K इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग। तो अब इसमें आप देखें कि x की वैल्यूज तीनों के लिए सेम ही है, क्योंकि जब पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो दोनों स्प्रिंग्स को तो उनमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो सेम प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट इसमें अलग अलग नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम प्रोड्यूस होगा। तो x x x तीन टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म LHS में, दो टर्म RHS में, तीनों में x x x आ रहा है। तो इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, x कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो दिस इज द रिजल्ट कि आप जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो दो स्प्रिंग्स को तो वहां स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K इक्वल टू K1 प्लस K2 से आपको मिलती है। अच्छा, दो तीन फॉर्मूलाज हैं। टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम, तो ये लिक्विड कॉलम से क्या मतलब है इसका मतलब समझते हैं पहले। जैसे एक यू ट्यूब शेप की एक यू शेप्ड की एक ट्यूब है, ठीक है, इस तरह की शेप की एक ट्यूब बना ली आपने, और इसमें आपने एक थोड़ा सा लिक्विड आपने इसमें फिल करके रख दिया और इस एक तरफ से इसको ब्लो कर दिया। तो ये जब ब्लो किया था तो ये जो लिक्विड का जो कॉलम था ये शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ठीक है। दूसरे वाले जो इसकी दो लेग्स हैं ट्यूब की, दूसरी वाली लेग की तरफ चला गया, दूसरी वाली लेग में थोड़ा शिफ्ट हो गया। और फिर आपने इसको सिचुएशन इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यू ट्यूब को इसी तरीके से आपने छोड़ दिया। तो ये जो पहले
दूसरी लेग में शिफ्ट हो गया था लिक्विड का कॉलम, वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो उसकी मिड में रहती है, बिल्कुल लोअर में, जहां उसकी पोटेंशियल जीरो हो, तो उस तरफ आना स्टार्ट होगा, लेकिन वहां पे आकर के रुकेगा नहीं। तो ये पहली लेग में थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा। अब लेकिन पहली लेग में फिर ऊपर जाके फिर ऊपर लगातार चलता नहीं रहेगा, वापस नीचे आएगा फिर इक्विलिब्रियम की तरफ। तो इसमें इस तरीके से ओसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं। तो इस ओसिलेशन का टाइम पीरियड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन है T is equal to 2 pi under root h by g, where h is height of the liquid column and g is gravitational acceleration. टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। नेक्स्ट, फ्लोटिंग बॉडी से क्या मतलब होता है, कोई एक कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, उसका सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर आपने एक कोई वुड ब्लॉक, थर्मोकोल ब्लॉक आपने डाल दिया। तो ये वुड ब्लॉक है, तो वुड ब्लॉक में क्या सिचुएशन होती है कि वुड ब्लॉक आधा तो उसमें सिंक हो जाता है और आधा सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, आधा या कुछ पोर्शन ऊपर तैरता रहता है, सरफेस से ऊपर निकला हुआ रहता है, और कुछ पोर्शन सरफेस से नीचे चला जाता है इनसाइड लिक्विड। तो इसको अगर आप पुश करें लिक्विड में और फिर छोड़ दें, तो पुश करेंगे तो ये वापस फिर ऊपर चल के आएगा, ऊपर चल के आएगा, तो जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहिए उससे ज़्यादा निकल जाएगा ऊपर, तो फिर नीचे जाएगा अपने आप ही। लगातार इसमें अप एंड डाउन ओसिलेशन होते रहेंगे। तो ये इन ओसिलेशंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए एक्सप्रेशन है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो एल ये है जो वुडन ब्लॉक आपने लिक्विड में डाला हुआ था, तो सरफेस से ऊपर उसका जितना हाइट निकली थी वो एल लेंथ होती है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी तरीके से कोई टनल है, टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी इन ए टनल, उस टनल में आपने कोई ब्लॉक डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, तो इसमें ओसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो टनल से क्या मतलब है कि अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल शेप है, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर से पास होते हुए एक टनल आपने बना ली, और ये पूरे अर्थ के इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा क्रॉस कर रही है इस स्फीयर को। तो इसमें आपने इधर से एक कोई स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो ये सेंटर तक चलते जाएगा, गिरेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसका वेट सेंटर पे जाके इसका ये वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी इज जीरो एट द सेंटर। तो लेकिन ये रुकेगा नहीं, फिर ये दूसरे सरफेस तक चलता रहेगा, वहाँ जा करके फिर सेंटर की तरफ जैसे जैसे सरफेस की तरफ पहुँचेगा वैसे वैसे सेंटर की तरफ अपने ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। तो थोड़ी देर बाद ये फिर जैसे जैसे सरफेस पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच करके फिर सेंटर की तरफ आने लगेगा। वो सेंटर पे पहुंच के रुकेगा नहीं, फिर इस वाले सरफेस की तरफ आ जाएगा। तो इसमें लगातार ये इस तरीके का मोशन सेटअप हो जाएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो इस एसएचएम के लिए भी आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, एंड दैट एक्सप्रेशन इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक मेजर टॉपिक डिस्कस करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। तो हमने एक एक्सप्रेशन पिछले पेजेस में डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता था, ये किसी बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है उसका डिस्प्लेसमेंट बताता था, या सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता था किसी बॉडी के, एक सिंगल पार्टिकल के में एग्जीक्यूट होने वाले सिंपल हार्मोनिक मोशंस को रिप्रेजेंट करता था। इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी केवल एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता था, या एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता था। अब जब कोई वेव ट्रेवल करती है ओवर द स्पेस, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स उस वेव के पाथ में आते जाते हैं, जहां तक वेव चलती जाती है, तो जहां जहां तक चलती जाती है वहां के सब पार्टिकल जो इसके पाथ में आते जा रहे हैं, वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वेव सबसे पहले जिस पॉइंट पे पहुंची, यहाँ से मान लीजिए ये सोर्स ऑफ द वेव है, यहीं से वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव जब यहाँ से प्रोड्यूस हुई, अगले जस्ट एडजेसेंट पार्टिकल पे पहुंची, तो यहाँ पे जो पार्टिकल रखा होगा उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटअप कर देगी ये वेव। फिर इससे अगले पार्टिकल पे पहुंची, तो ये अगले पार्टिकल में सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटअप कर देगी। पहला वाला तो कर ही रहा है, लेकिन अब क्योंकि वेव वैसे आगे बढ़ चुकी है, तो पहले वाला धीरे धीरे रेस्ट में आ रहा है, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस वेव नहीं मान के चल रहे हैं, हम एक पल्स मान के चल रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूस वेव है तो फिर सोर्स से लगातार प्रोड्यूस हो ही रही है, तो वो पहले वाले जो जस्ट फर्स्ट पार्टिकल था उसमें भी ऑसिलेशंस कॉन्टिन्यूस रखेगी। उससे अगले पार्टिकल पे जहाँ पे पहुंची, अब उसमें भी सेटअप कर दिया। फिर अगले थर्ड पार्टिकल पे वेव पहुंची, तो उसमें भी
इसने ओसिलेशंस सेटअप कर दिए, फोर्थ पार्टिकल पे पहुंची उसमें ओसिलेशन सेटअप कर दिए, फिफ्थ पार्टिकल पे पहुंची उसमें ओसिलेशन सेटअप, और इससे जो पीछे के पार्टिकल्स हैं उनमें भी ओसिलेशंस हो ही रही हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस वेव प्रोड्यूस हो ही रही है सोर्स से तो इनमें लगातार ओसिलेशन बन ही रहते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूस वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही है, केवल एक पल्स वहाँ से जनरेट होकर के आगे निकलती जा रही है, तो जहाँ तक ये पल्स आगे पहुँचती जाती है वहाँ के पार्टिकल में ओसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं, और इससे जो पीछे पार्टिकल रह जाते हैं तो वो एकदम नहीं रुक जाते उनमें ओसिलेशंस, लेकिन वो धीरे धीरे डैम्पिंग की प्रोसेस से ओसिलेशन उनके डाई डाउन होने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपनी रेस्ट में आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आपको जब इस तरह की वेव को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे तो ढेर सारे पार्टिकल हैं, हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल हैं जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत है जो इन सारे पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सके। केवल एक पॉइंट के सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बल्कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेव मूव कर रही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी पार्टिकल ये रखे हुए हैं उसके पाथ में आने वाले पार्टिकल्स, इनमें सभी में सिंपल हार्मोनिक मोशन सब सेटअप हो जाते हैं। तो इन सारे पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन में x के लिए कुछ ना कुछ स्कोप होना चाहिए। जो इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी थी उसमें x के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं था उसमें, क्योंकि x की ज़रूरत ही नहीं होती थी। हमें पार्टिकल a की पोजीशन है जहाँ पे जिस पोजीशन से वो पार्टिकल बिलोंग करता है तो उसी में डिस्प्लेसमेंट होता था, तो डिस्प्लेसमेंट y से पता चल जाता था, तो पोजीशन उसमें रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है इसमें आपको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस पार्टिकल में क्या डिस्प्लेसमेंट किसी गिवन टाइम पे पता चलाना चाहते हो आपको उस पार्टिकल की पोजीशन इस इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, उस पार्टिकल का एड्रेस इसमें डालना पड़ेगा। एड्रेस का मतलब है कि उसकी पोजीशन का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात चल रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का इसमें स्कोप होना चाहिए, एक्स डालने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो जो साइन पूरी की पूरी इक्वेशन वही रहती है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, केवल साइन का जो आर्गुमेंट ओमेगा टी है इसके साथ में माइनस के एक्स ऐड कर दिया हमने। तो ये माइनस के एक्स क्यों ऐड किया, मैं इस बात को सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि ये के एक्स ऐड क्यों किया है। इसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि भाई माइनस के एक्स क्यों किया है, इसकी जगह कोई और क्वांटिटी भी ले सकते थे क्या, तो ये सब चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़ जरूर बोल रहा हूँ कि भाई डायमेंशनली आप देख सकते हो कि ओमेगा टी की डायमेंशन, ओमेगा टी का मल्टीप्लीकेशन इज डायमेंशन लेस, और सिमिलरली के और एक्स का प्रोडक्ट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस इन दोनों को होना पड़ेगा क्योंकि ये साइन का आर्ग्यूमेंट है दोनों चीज़ें। और पहली बात तो ओमेगा टी और के एक्स का इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होना पड़ेगी, क्योंकि ओमेगा टी में से आप वही क्वांटिटी घटा सकते हो या ऐड कर सकते हो जो जिसकी डायमेंशन वही हो जो ओमेगा टी की डायमेंशन है। तो ओमेगा टी की डायमेंशन और के एक्स की डायमेंशन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और दोनों की अलग अलग डायमेंशन भी तो थीटा की डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज आर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ साइन ओनली। तो साइन का आर्ग्यूमेंट तो थीटा ही तो है, एंगल तो डायमेंशन लेस ही होता है। तो इसलिए ये एक रीजनिंग से इससे समझ सकते हो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स किया गया है, ओमेगा टी प्लस के एक्स नहीं किया गया। ओमेगा टी माइनस के एक्स रिप्रेजेंट ए वेव प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसी इक्वेशन को अगर मैं ये बोलूँ कि आई वांट टू रिप्रेजेंट ए वेव विच प्रोसीड्स टूवर्ड निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तब प्लस एक्स करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल पक्का से ध्यान में रखें। इक्वेशन दोनों तरीके की हो सकती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ठीक है, और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी ठीक है, बट द डिफरेंस इज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रिप्रेजेंट करती है ऐसी वेव को विच इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स प्लस एक्स एक्सिस के लोग, यानी एक्स एक्सिस जिस तरफ इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में है, और जो ओमेगा टी प्लस एक्स वाली इक्वेशन है इट इज ए वेव रिप्रेजेंटिंग विच इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई होप दिस क्लैरिफाइज। तो इसको ऐसे करके याद रख लेंगे। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1 विच आई हैव रिटन हियर। तो भाई अब इसको लेकिन 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो जो मैंने बताई है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, अब इसकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स और भी हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो इसको दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्या करो, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होती है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर लो, और इसी तरीके से के की वैल्यू 2 पाई, के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, लैम्डा इज वेवलेंथ, ये 2 पाई बाई लैम्डा इसमें सब्सटीट्यूट कर लो। तो ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे फिर ये 2 पाई कॉमन आ रहा है, इस 2 पाई को कॉमन ले लो,
तो इक्वेशन मिल गई आपको y इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 और मैंने इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 भी लिख दिया है, तो ये भी याद रखना है एज इट इज। फिर इसको थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हो, इसको मैंने साइन के आर्गुमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा से डिवाइड कर लिया। आप देखें इस एक्सप्रेशन में लैम्डा न्यूमरेटर में भी लिख लिया है, डिनोमिनेटर में भी लिख लिया है। तो ये मैनिपुलेशन किया है, लैम्डा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है। और जो डिनोमिनेटर वाला लैम्डा उसको तो यहीं पे रख लिया बाहर में 2 पाई बाई लैम्डा, और जो न्यूमरेटर वाला लैम्डा था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, t बाई कैपिटल T के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इधर माइनस x बाई लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अगले स्टेप में देखो, ये जो स्मॉल t है वो तो एज इट इज रह गया, लैम्डा अपॉन कैपिटल T लिख दिया मैंने, और इधर माइनस x लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा इधर तो कैंसिल होना ही है, तो इधर तो x आना है लास्ट में, और इधर ये जो स्मॉल t है वो एज इट इज रह जाएगा। और लैम्डा अपॉन कैपिटल T को आप देखो ध्यान से, ये v बन जाता है वेलोसिटी। ये कैसे बन रहा है, लैम्डा वेवलेंथ है और अपॉन में कैपिटल T है यानी कि टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन कैपिटल T यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी, तो ये v बन जाता है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपको मिल गई y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा ब्रैकेट में vt माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को भी ध्यान रख लेंगे, 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। एक लास्ट, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन मैं बता देता हूँ कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा रहता है। इसको एज इट इज आप ध्यान में रख लें, और इसको एक बार फिर आगे भी आएगा ये रिलेशन फेज डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस में, तो इसको मैं डिटेल में एक बार फिर से कवर कर लूँगा। और बस ये लास्ट टॉपिक तो पूरा का पूरा पेज नंबर नेक्स्ट में ही है, तो इसको नेक्स्ट पेज के साथ कंटिन्यू करेंगे।